हेलो, वेलकम बैक टू कोचअप क्लासेस। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोगों ने बात की बायोट-सावर्ट लॉ पर। और बायोट-सावर्ट लॉ हम लोगों ने क्या देखा कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसने हमें बताया था कि अगर कोई भी वायर है तो उसके एक छोटे से पार्ट से, एक छोटे से एलिमेंट से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमने इससे कैलकुलेट किया था। इसमें अगर करंट आई है और इसका छोटा सा पार्ट dl लेंथ का है तो इस r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमें किसने बताया था? बायोट ने। और यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम पढ़ा था, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ पर जब मैं इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a क्रॉस b का मैं प्रोडक्ट यहाँ पर खोलता हूँ तो a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। और एक और चीज़ आती है, इसका नाम क्या है? एन कैप अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो इस साइड तो ये सारे टर्म मैग्नीट्यूड में है, बस ये टर्म वेक्टर है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, और अगर इसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ये वाला टर्म मैं अगर हटा दूँ और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर हटा दो, सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि थीटा कौन सा एंगल है? तो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल इस आईडीएल की बनाई गई टेंजेंट और इस आर के बीच का एंगल है। ठीक है, ये थीटा है। और हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना भी सीखा था। वो क्या था? आईडीएल क्रॉस आर। इससे हम बताते हैं। तो आईडीएल की डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए और आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो ये डायरेक्शन किधर आया? इनसाइड। यानी कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा? इनसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट से इस चीज़ को बता सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को लगा के। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो हमने पता लगा ली, इसकी डायरेक्शन भी हमने पता लगा ली, पर लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका फॉर्मूला कुछ सिमिलर है। अच्छा, यहाँ से r से क्यूब में काट दूँ तो स्क्वायर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूले में 2 केस मैं बना सकता हूँ। 2 केस क्या हो सकते हैं? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, करंट भी चेंज नहीं किया, करंट एलिमेंट भी चेंज नहीं किया, डिस्टेंस भी चेंज नहीं की पॉइंट की। म्यू नॉट तो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है, फिक्स है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखी। मैंने सिर्फ किस चीज़ को चेंज किया? इस थीटा को। थीटा को अगर मैंने चेंज किया और मैंने वायर मान ली एक स्ट्रेट, एक तरीके से ये आइडियल एक एलिमेंट है, ये इस तरीके से ये एक आइडियल एलिमेंट है। और जो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ वो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में। यानी कि थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट पी पर निकाल रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा? dB, थीटा आप कितना रखेंगे? आप 90, क्योंकि आइडियल ये रहा और r ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो थीटा हो गया 90 और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू 1 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें कब मिलने वाला है? कि जब हम वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालेंगे। यानी कि अगर ये वायर है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली डायरेक्शन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो वो कैसा आने वाला है? मैक्सिमम। सेकंड केस हमारा क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये एलिमेंट है करंट एलिमेंट, ये इसका लाइन ऐसा मैं बना दूँ और ये करंट एलिमेंट की लाइन में ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ किसी पॉइंट पर, इस P वाले पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आपको दिख रहा है कि आइडियल ये रहा और आर वेक्टर हम कहाँ से बनाते हैं? इस करंट एलिमेंट से। तो ये बनाया मैंने आर वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? 0। आइडियल भी है और आर भी इधर पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। अगर साइन 0 0 होता है तो dB कितना मिलेगा? तो dB मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 0 कितना हो गया? 0। सो दिस होल पार्ट बिकम वैनिश एंड वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड 0। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब हमारे पास
या फिर जीरो मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन में निकालेंगे, इस वायर की लाइन में निकालेंगे। तो ये दो केस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके के, कि मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है और ये वायर ऐसी हो जाती है, ये ठीक है ऐसा। इस वायर में आपको पूछा गया इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस किस की वजह से, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है सर्कुलर वाला और थर्ड पार्ट ये वाला। तो आपसे पूछा गया कि इस वाले वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से, फर्स्ट पार्ट की वजह से और थर्ड पार्ट की वजह से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि आइडियल करंट की डायरेक्शन ये, और आर वेक्टर हम कहाँ से ज्वाइन करते हैं, करंट से, और ये इसी की लाइन में आ रहा है। और अगर ये इसी की लाइन में आ रहा है तो ये वायर इस वाले पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और सिमिलरली ये भी इसकी लाइन में आ रहा है तो ये भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला है। और सेकंड पार्ट का भी हम निकालना सीखेंगे एप्लीकेशंस में। अब इससे आगे आते हैं, ये जो बायोट-सावर्ट लॉ आपने पढ़ा, इस बायोट-सावर्ट लॉ और एक लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था जिसका नाम क्या था, कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उन सिमिलैरिटीज को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास हेडिंग क्या है, सिमिलैरिटीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट लॉ। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दो चार्जेस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। ये दो चार्जेस होते थे हमारे पास Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता था R। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इस फॉर्मूले से हम देते थे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाला, ये बायोट-सावर्ट लॉ है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं लिखूँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में, कि जो मैग फोर्स है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही लॉ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के। यानी कि बोथ फॉलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं। इसका नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। तो वहां पर भी जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जितने भी लॉ आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों के तीनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दिस इज द वन सिमिलैरिटी। सेकेंड सिमिलैरिटी, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। दोनों ही क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, पर सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। एक बात और ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो लॉन्ग रेंज होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये जो दो सिमिलैरिटी इनके बीच में हो गई। तीसरी चीज हमारे पास इनकी डिससिमिलैरिटीज, यानी कि इनमें अलग क्या है। दोनों की हमने सेम चीज़ जान ली कि दोनों में सिमिलर क्या है, तो डिससिमिलैरिटी दोनों के बीच में क्या होंगी, तो डिससिमिलैरिटीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट लॉ। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, अब आपने देखा कि यहां पर इस फोर्स को जन्म देने वाला या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं यहां से लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, एक चार्ज लेते हैं उसमें Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक चार्ज। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। पर लेकिन अगर मैं इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की बात करूं, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज था, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज यानी कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर यानी कि करंट एलिमेंट, आइडियल, ये आइडियल। और आइडियल कैसी क्वांटिटी बताई मैंने आपको, वेक्टर। यानी कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मूविंग चार्ज। इसको यहां पर लिख लेते हैं, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज यानी कि करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है यहां पर, वेक्टर क्वांटिटी।
तो यहाँ से एक चीज़ हमें डिसिमिलरिटी क्या मिली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी डिसिमिलरिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर निकालूं, चाहे मैं 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 इस वाले पे निकालूं, चाहे मैं इस वाले पे, सभी की डिस्टेंस कितनी है, आर 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 आर। तो आपको पता है कि यहाँ से डिस्टेंस सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, तो हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। पर लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखोगे तो आप जैसे जैसे एंगल को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि थीटा 0 पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, थीटा 90 पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज एंगल डिपेंडेंट। तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिखता हूं, दूसरी डिसिमिलरिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एंगल, ऑन एनी एंगल, बट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ एंगल, ऑन साइन थीटा, बिटवीन किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है, इस एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये दो डिसिमिलरिटीज हो गई, ये हमारे पास दो इसकी डिसिमिलरिटी हो गई और दो इसकी क्या हो गई, सिमिलरिटीज हो गई। अब इसके आगे थोड़ा सा आते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है जिसने हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा रोल किया है। इस रिलेशन को देखिए, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। तो यहां पर आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको क्या बोलते हैं हम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9 × 10⁻⁹। और जो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा मैंने वो निकाला, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की कैलकुलेशन। म्यू नॉट को और एप्सिलॉन नॉट को, इन दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से ही मल्टीप्लाई किया और 4 पाई से ही डिवाइड किया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, और एक टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों सेपरेट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10⁻⁻7, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/9 × 10⁻9 ऐसा हो जाएगा। तो इसको नीचे लाइए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 9 × 10⁻9 + 7, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी इस तरीके से, इंटू 10⁻7, और बेस सेम है दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 + 7 जो कि आ जाएगा 1/9 × 10⁻16, ऐसा कुछ निकल के आएगा। और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जिसको आप लोग जानते भी हैं, 3 × 10⁸, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पर इसको हम सिंबल क्या लिखते हैं, c का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/c²। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है और इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन पूछा जाए, और ये 2 मार्क्स में आता भी है, जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड c² इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।